हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय पाठशाला में। और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं आपके पॉलिटी के एमसीक्यू। और इसमें हम देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उसके हम इसमें एमसीक्यू जो है जितने भी होते हैं वो इसमें हम लगाएंगे। और आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। और ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो एनसीईआरटी और आपके लक्ष्मीकांत के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे, आशा करते हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपना पहला देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि ये चार समितियां जो दे रखी हैं इनमें से किसकी अध्यक्षता जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो पहला है प्रक्रिया नियम समिति, इसकी की गई थी। जी बिल्कुल, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। दूसरा है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। तो मैं आपको बता दूं इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके द्वारा की गई थी, ना कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। चौथा है वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसकी भी अध्यक्षता जो है आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो प्रक्रिया नियम समिति, इसकी अध्यक्षता की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और आपका वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसकी भी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है। और एक और समिति थी जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, वो थी आपके राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति, उसकी भी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आपका पहला, तीसरा, चौथा जो है आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि 1924 में स्वराज्य पार्टी ने और 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने संविधान सभा की गठन का विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो कब की थी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है वो संविधान सभा की मांग की थी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, राइट हो जाता है। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये जो है प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था। कैसे? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व के तरीके से इन्होंने मतदान किया था, ना कि डायरेक्ट इनका चुनाव किया था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है। संविधान सभा जो है वो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर किया गया था, ना कि क्रिप्स मिशन के। तो आपका दूसरा गलत है और आपका तीसरा गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका जो है दूसरा और तीसरा क्या है, वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या कहता है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो पहला पढ़ लेते हैं कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नामात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, और कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट है। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो या उसके प्रति समर्पित हो या निष्ठा से उसके प्रति काम करे। ठीक है,
उसके तो ये जो है स्टेटमेंट आपका डी वो क्या है, राइट है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक जगह दे रखा है स्रोत और दूसरी जगह दे रखा है उससे ली गई विशेषताएं। तो ठीक है, एक तरफ उसका स्रोत देखा है, सोर्स दे रखा है, उसके सामने उसकी विशेषताएं दे रखी है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। कितने सही सुमेलित हैं, ये पूछ रहा है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, हमें बताना है इसमें सही कितने हैं। पहला है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, क्या केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा देख लेते हैं, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो जी हाँ, समता और बंधुता का जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तीसरा देख लेते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघीय तंत्र जो है वो वहाँ से लिया गया है। तो जी हाँ, ये संघीय तंत्र की जो व्यवस्था है वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से बोरो किया गया है। और चौथा देख लेते हैं, जापान के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जापान के संविधान से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये जापान के संविधान से नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को आपके जापान से लिया गया है। और राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो केवल 3 युग्म इसमें क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पीवी नरसिम्हा राव थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो इसमें से कौन थे, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनके शासनकाल के दौरान जो है वो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी। इसके तहत पंचायतों को संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेके और 243 ओ तक शामिल किया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेके और 1996 तक क्या थे, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उन्हीं के समय पर जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके तहत पंचायत को संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, ये कहता है तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो किसके शपथ जो ली जाती है वो इनमें से कौन कौन जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेता है, हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या ये लेते हैं, बिल्कुल ये लेते हैं। दूसरा है आपके राष्ट्रपति, क्या ये लेते हैं, तो ये नहीं लेते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा है आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये लेते हैं, जी बिल्कुल लेते हैं। और चौथे हैं आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये लेते हैं, जी बिल्कुल ये लेते हैं। और कौन लेता है, संसद के मंत्री जो हैं, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं वो लेते हैं, संसद के सदस्य लेते हैं, राज्य मंत्री लेते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं। लेकिन आपके जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, वो इसमें शपथ नहीं लेते। वो किसके तहत लेते हैं, वो लेते हैं आपके आर्टिकल 60, वो आर्टिकल 60 के तहत जो है वो शपथ लेते हैं। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति जो है वो संविधान तथा विधि के परिरक्षण
और रक्षण और प्रतिरक्षण की वो है शपथ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 60 के तहत लेते हैं शपथ। और जो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है समानता के सिद्धांत को लागू करना। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा है आम जनता के प्रति स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा है उत्तरदायी सरकार की स्थापना को सुनिश्चित करना, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो आपके लोकतंत्र को तो सुदृढ़ करता है, लेकिन उत्तरदायी सरकार की स्थापना को सुनिश्चित नहीं करता, इसलिए आपका ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, वो रॉन्ग हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं पहला सही है और दूसरा सही है और तीसरा आपका क्या है, रॉन्ग है। तो पहला और दूसरा इसमें आपका राइट है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, आपका राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, जी आर्टिकल 45 के तहत। ठीक है, और दूसरा पढ़ लेते हैं ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय। तो जी बिल्कुल, ग्रामीण और नगरीय जो स्थानीय निकाय है उनका भी होता है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, उनमें एक विषय है जो शिक्षा पर है, दिया गया है। ठीक है, पाँचवीं अनुसूची में सीधे तो उल्लेख नहीं है, परंतु प्रशासन का क्षेत्र का प्रभाव जो है वो शिक्षा पर पड़ता है। और आपका छठी सूची, तो छठी अनुसूची में भी प्राथमिक विद्यालय आदि की स्थापना के लिए जिला परिषद जो है उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, और आपकी 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में भी इसमें भी शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। तो इन सब का प्रभाव जो है किस में पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारत के संविधान की उद्देश्य, तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। चौथा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का प्रमुख जो है अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका जो चुनाव है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। पहला पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। तो जो राजनीतिक संप्रभुता है उसकी अगर हम बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय ये किसके हाथ में होती है, जनता के हाथों में होती है। ठीक है, दूसरा जो है कि सार्वजनिक कार्यालय बगैर भेदभाव की सभी नागरिकों के लिए खुला है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और तीसरा पढ़ लेते हैं कि किसी भी विशेषाधिकार कृत वर्ग का अभाव पाया जाता है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बताऊं ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद दोस्तों।